जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आरबीसी टॉपिक को हमने चर्चा किया था और आरबीसी की संख्या, आरबीसी का नाम, आरबीसी की जीवन काल, आरबीसी का मृत्यु, आरबीसी का निर्माण आदि बहुत सारे टॉपिकों पे हमने चर्चा किया था। तो हमने ये भी बताया था कि आरबीसी से संबंधित कुछ बीमारियों की भी बात करेंगे। तो आज हम बीमारियों की ही चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है, एक पॉइंट छूट गया था कि आरबीसी की संख्या कब बढ़ती है, कब घटती है, कब क्या होती है। तो ज़रा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आरबीसी से संबंधित बीमारियों की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आरबीसी की संख्या में परिवर्तन। देखिए, आरबीसी की संख्या में हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त में आरबीसी होता है और आरबीसी की संख्या में परिवर्तन सामान्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी की संख्या में परिवर्तन स्वयं होता है, स्वयं होता है, यानी कि हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या स्वतः ही बढ़ती घटती रहती है। तो इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहली चीज कि आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, संख्या में वृद्धि होगी, और दूसरी चीज या तो आरबीसी की संख्या सामान्य रहेगी, और तीसरी चीज या तो इसमें कमी होगी। तो वृद्धि कब होगी? देखिए ध्यान से दोस्तों, जब हम कठिन व्यायाम करते हैं, कठिन व्यायाम कह लीजिए, या फिर हम कठिन परिश्रम करते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं उनके बॉडी में, या फिर हम दौड़ते हैं, या फिर हम तैरते हैं, तैरते समय बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे कुल मिलाकर के हार्ड वर्क करते समय हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फिर हमें ब्लड के माध्यम से ही कहीं ना कहीं से मिलती है। तो ब्लड में जो होता है आरबीसी, इसी के वजह से तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और जो है कि हमें एनर्जी मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें अत्यधिक एनर्जी चाहिए। एनर्जी आरबीसी से भी मिलती है। तो आरबीसी की संख्या जब बढ़ेगी तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो हमने ये देखा आरबीसी की संख्या कब वृद्धि होगी? जब हम कठिन व्यायाम करेंगे। अच्छा, इसकी संख्या सामान्य कब रहेगी? तो देखिए, जब हम आराम करते हैं, आराम करते समय या चलते समय, चलते समय तो जब हम आराम करते हैं या आराम से वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम आराम करते हैं या फिर चलते हैं तो इस समय हमें बहुत ही सामान्य ऊर्जा चाहिए, इसलिए आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में सामान्य रहती है। अब तीसरी चीज़ कमी कब होती है? तो मुख्य रूप से सोते समय। जब हम सोते हैं तो हमें बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सोते हैं तो कोई काम तो करते नहीं है, तो सोते समय बहुत कम चाहिए। और आरबीसी की संख्या जब कम होगी तभी तो हमें कम एनर्जी मिलेगी। ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा मिल जाएगी, तो हम काम करेंगे। हमें तो सोना है, तो सोते टाइम हम घोड़ा बेचते हैं, तो घोड़ा बेचने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी थोड़े चाहिए। तो ये तीन कंडीशन हो गए आरबीसी की संख्या में, जब बढ़ेगी, सामान्य रहेगी, कमी होगी, तो क्या क्या होता है हमने ये देखा। अब आरबीसी से संबंधित कुछ बीमारियों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम आरबीसी से संबंधित उसी बीमारी की चर्चा करेंगे, कहने का मतलब जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, क्योंकि मैं विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव क्लास में ही पढ़ाना चाहता हूँ और ये कंपटीशन के माध्यम से ही ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए हम उन्हीं बीमारियों की चर्चा करेंगे जो वास्तविक रूप से परीक्षाओं में आते हैं और जो मुख्य हैं। तो इनमें हम पहले बीमारी की चर्चा करते हैं। तो जो इसमें सबसे पहली बीमारी, जो कह लीजिए पहली बीमारी, हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया दोस्तों आरबीसी से संबंधित एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। अब पॉलीसाइथीमिया क्या होती है, इस स्थिति में हम क्या होता है, जरा पॉइंट के तरह से चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि पॉलीसाइथीमिया का एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस। इस वर्ड से हमें कुछ शब्द याद आते हैं, जैसे कि जब आपको बायोलॉजी की दुनिया में टोसिस, एक और शब्द होता है पीनिया। जब टोसिस आपको शब्द सुनाई दे तो ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ होता है संख्या में वृद्धि। संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जब आपको पीनिया शब्द मिलेगा तो समझ जाइएगा संख्या में कमी होगी, बहुत ज़्यादा कमी होगी।
आगे जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे आपको फैगोसाइटोसिस मिलेगा, मोनोसाइटोपिनिया मिलेगा, मोनोसाइटोसिस मिलेगा, यहाँ पर आपको एरिथ्रोसाइटोसिस मिल रहा है। तो अब बताइए एरिथ्रोसाइटोसिस मतलब यानी कि आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, और अगर हम यही बोल दें एरिथ्रोसाइटोपिनिया, इसका मतलब आरबीसी की संख्या कम होगी। तो टोसिस का मतलब संख्या में वृद्धि और पिनिया का मतलब संख्या में कमी। ये बहुत आगे काम आएगा। तो अभी हमने देखा कि एरिथ्रोसाइटोसिस को हमने ये देखा पॉलीसाइथेमिया के दूसरा नाम एरिथ्रोसाइटोसिस होता है। अब इस बीमारी में क्या होता है, तो इस बीमारी में आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, और बढ़ती है तो फिर जो रक्त होता है यानी कि हमारा ब्लड होता है, यानी कि रक्त होता है, इसका घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। जब घनत्व बढ़ जाता है तो फिर ये गाढ़ा होने लगता है, यानी कि गाढ़ापन भी बढ़ जाता है, घनत्व भी बढ़ जाता है, गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। जब गाढ़ापन बढ़ जाता है तो हम ये कह सकते हैं क्या मतलब, जब गाढ़ापन बढ़ जाता है तो हमें हृदय आघात बोले तो हार्ट अटैक। फिर दूसरी बीमारी ब्रेन हेमरेज, सुने होंगे आप लोग। इस प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है रक्त की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इस बीमारी से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब पॉलीसाइथेमिया अर्थात एरिथ्रोसाइटोसिस के लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो ज़रा उस पर चर्चा करते हैं। तो इस बीमारी के लक्षण क्या होंगे उस पर बात करते हैं, सिम्टम्स। तो इसके लक्षण ये हो सकते हैं कि शरीर में सूजन, शरीर में क्या होगा, सूजन होगा, शरीर में सूजन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण ये कह सकते हैं कि व्यायाम में कमी, यानी कि हम बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि दीर्घकालीन बीमारियों का असर, दीर्घकालीन बीमारी का असर, यानी कि कुछ ऐसे बीमारियां होंगी जो पकड़ लेंगी तो जल्दी छोड़ेंगी नहीं, मतलब वो जल्दी ठीक नहीं होंगी, तो समझ जाइएगा कि आपको पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। और ये बीमारी सामान्य होती है। सामान्य कहने का मतलब, और जो बीमारियां होती है बहुत सारी, मतलब आरबीसी से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो अनुवांशिक होती हैं, लेकिन ये सामान्य बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारी नहीं होती है। ये रहा इसके लक्षण। अब आते हैं दूसरी बीमारी के ऊपर, आरबीसी से संबंधित दूसरी बीमारी देखते हैं। तो दूसरी बीमारी का नाम है, आरबीसी से संबंधित दूसरी बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल बीमारी, या फिर इसको कह दे दरात्री बीमारी, दरात्री कोशिका बीमारी। अब ये सिकल सेल बीमारी या दरात्री कोशिका बीमारी क्या होती है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम ये बोलेंगे कि ये एक अनुवांशिक बीमारी है। सिकल सेल बीमारी एक अनुवांशिक बीमारी है। और दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आकृति या आकार जो भी बोल दे, आकृति या आकार जो भी बोल दे, ये परिवर्तित हो जाता है। आरबीसी का जो आकार होता है वो परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होकर के ये कैसा हो जाता है, तो अर्धचंद्राकार हो जाता है। जब अर्धचंद्राकार, यानी कि सामान्य रूप से जब स्वस्थ आरबीसी होता है तो उसकी स्ट्रक्चर यानी कि आकार कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब वो सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित हो जाता है आरबीसी, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ अर्धचंद्राकार ऐसे हो जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब आरबीसी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी यानी कि अर्धचंद्राकार हो जाती है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया दरात्री कोशिका बीमारी से जब ग्रसित हो जाता है आरबीसी, तो आरबीसी में जो भी O2 यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन की सहायता से होता है, तो जब ऑक्सीजन का परिवहन होता है, वो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो असामान्य हो जाता है, असामान्य हो जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन असामान्य हो जाता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन असामान्य हो जाता है तो बहुत ही अजीब जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस स्थिति को हम बोलते हैं एनीमिया।
तो अब जब एनीमिया स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम बोलते हैं कि हमें सिकल सेल एनीमिया की स्थिति हो गई है या बीमारी हो गई, या दरात्री कोशिका एनीमिया की बीमारी हो गई, या नॉर्मल आपको एनीमिया अगर कोई बोल दे तो आप समझ जाइएगा कि आरबीसी की संख्या आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा हो गया है, हासुआ के आकार का हो गया है, या फिर अर्धचंद्राकार हो गया। अब इसके लक्षण क्या होंगे तो ध्यान से देखिएगा। इस बीमारी के लक्षण बहुत ही सामान्य है। इस बीमारी के लक्षण क्या होंगे तो इस बीमारी के लक्षण, पहला ये कह सकते हैं कि पैरों में सूजन, पैरों में दर्द रहेगा, और तो ये कह सकते हैं थकान, पैरों में दर्द रहेगा आपके, या जैसे आप देखे होंगे कि हमारे नानी नाना दादी दादा जो भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो अक्सर वो कहते हैं कि बाबू अब चलो ना, आ जाता पैर में बड़ा दर्द हो गई बा। तो यानी कि ये समझिएगा कि वो सिकल सेल एनीमिया के शिकार हो चुके हैं। उनके पैरों में हमेशा दर्द रहेगा, शरीर में जो है कि हमेशा मतलब ऐसा रहेगा कि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, थकान हो जाएगा, थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, अरे आप आराम करें तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैरों में पैरों में जो है कि दर्द रहेगा, तो समझिएगा कि वो सिकल सेल एनीमिया के शिकार हो चुके हैं। अब तीसरा बीमारी क्या होता है, जरा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तीसरा जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं थैलासीमिया। आरबीसी से संबंधित जो तीसरी बीमारी होती है वो है थैलासीमिया। अब थैलासीमिया क्या होती है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक आनुवंशिक बीमारी है। आनुवंशिक बीमारी है। इस स्थिति में क्या होता है तो देखिए, इस स्थिति में आरबीसी जो होता है वो पूरी तरीके से ये कह दे कि खराब होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। जब आरबीसी खराब होने लगता है तो बस यही कह सकते हैं कि आनुवंशिक बीमारी होती है, और जो थैलासीमिया होती है इस स्थिति में आरबीसी जो है वो खराब होने लगता है। अब इसके लक्षण देखते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, यानी कि थैलासीमिया बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो लक्षण में पहली चीज़ ये कि फिर से वही शरीर में सूजन होगा, पहली चीज़ सूजन होगा। दूसरा लक्षण ये कह सकते हैं कि स्प्लीन यानी कि प्लीहा या फिर स्प्लीन की स्ट्रक्चर में यानी कि आकार में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि से मतलब ये है कि रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब की मृत्यु प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होती है। और जब जैसे मान के चलिए स्प्लीन है यानी कि प्लीहा है, जब आरबीसी थैलासीमिया नामक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा तो आरबीसी की मरने लगेंगे। तो जब आरबीसी मरेंगे तो प्लीन में इकट्ठा होंगे तो बहुत ज़्यादा मरने लगेंगे, तो ये इसका साइज धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो यही कह सकते हैं कि जब स्प्लीन या प्लीहा में वृद्धि होने लगे, उसके आकार में यानी कि बढ़ने लगे, तो फिर हम थैलासीमिया नामक बीमारी के शिकार हो चुके हैं। तो ये इसके लक्षण है। अब देखते हैं इन बीमारियों का उपचार यानी कि इलाज। उपचार क्या होता है तो जो भी हमने बताया कि पॉलीसाइथेमिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सभी बीमारियों का इलाज जो होगा मुख्य रूप से 2 या 3 उपाय हैं। पहले उपाय कि हम अत्यधिक बार रक्त का बदलाव करें। इसका मतलब डायलिसिस। डायलिसिस यानी कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनका भी डायलिसिस किया जाता है। क्या होता है, रक्त का ही दूसरा छान करके मतलब शुद्ध करके दूसरा चढ़ाया जाता है। जब डायलिसिस करते हैं तो हाँ, हम आरबीसी से जो भी संबंधित बीमारी होती है उससे कुछ समय तक लड़ सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। दूसरा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट यानी ये कह दे कि अस्थि मज्जा का हम ट्रांसप्लांट करा दें। तो कुल मिलाकर के आपको पता है कि रक्त का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। तो जब आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है तो आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होगा। तो गांव में एक कहावत है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जब अस्थि मज्जा ही नहीं रहेगा वो वाला मतलब खराब वाला, तो फिर खराब आरबीसी या रक्त का निर्माण ही नहीं होगा, हम नया बोन मेरो लगवा लेंगे।
तो इस तरीके से जब बोन मैरो या अस्थि मज्जा का ट्रांसप्लांट करा देंगे तो ये बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। और तीसरा स्टेम सेल चिकित्सा, स्टेम सेल चिकित्सा, ये एक प्रोसेस होता है चिकित्सकों के द्वारा, वो स्टेम सेल की सहायता से, मतलब जो भी ये मेरे को इस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि स्टेम सेल चिकित्सा के माध्यम से भी हम आरबीसी से संबंधित बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये रहे आज के टॉपिक, आरबीसी से संबंधित बीमारियां और आरबीसी की संख्या में जो भी परिवर्तन होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। जो मैं पढ़ाऊँगा निश्चित रूप से एग्जामों में पूछे जाएंगे और मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ, तो एस्पिरेंट होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि आपका समय भी बचे और जो भी आपको दिया जाए वो एक कंटेंट सही हो। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, मैं भी एक अभी एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं भले टीचर बनना चाहता हूँ लेकिन अभी मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ खुद मैं पढ़ रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका एक भी सेकेंड टाइम बर्बाद नहीं जाएगा। तो दैट्स इनफ टुडे। जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।